दोस्तों, ये मेरी कहानी है यानी गगनदीप कौर की मेरी और कहानियां पढ़ने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाए। गौरव महल। रात का समय। कुसुम की आंखों से आंसू झलक गई। उसने निरंजन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देवरा सा की नई शादी हुई है और कस्तूरी को अभी इतनी समझ नहीं है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ, प्लीज आप उस बेचारी पर अपनी गंदी नजर मत डालिए। गंदी नजर तो उसके पति ने मेरी जिंदगी और मेरे मकसद पर डाली है। घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। जैसलमेर की राजगद्दी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल किसे रही है उसको, क्योंकि वो एक बच्चे का बाप है। ऊपर से अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, एक अच्छे खासे परिवार का मालिक। और मेरे पास क्या है? तुम्हारे जैसी बदसूरत औरत और एक लड़की जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने रोते हुए कहा, आपकी ही बेटी है, आखिर कब तक आप उसको उसके नानी के पास छोड़कर उससे पीछा छुड़ा लेंगे? हमें वो बच्ची नहीं, एक बेटा चाहिए, जो तुम हमें नहीं दे रही। इस बार फिर से अगर तुम्हारे पेट में लड़की हुई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ के घर भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की, निरंजन गुस्से में बोला। जिस पर कुसुम ने मन में खुद से कहा, हे कान्हा जी, आपको हम पर दया नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बेचारी कस्तूरी पर तो दया दिखाइए। देवरसा को गलत रास्ते पर चलने से रोकिए, उनके दिल में उनकी पत्नी के लिए प्यार जगाइए, न कि उस नाचने वाली चंदा के लिए। इन सब से दूर रेत के टीले पर रेत पर लेटे हुए श्रेष्ठ ने चांद को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, चंदा महारे को थारी मदद चाहिए। ठाकुर सा, थैन को मदद वास्ते पूछने की जरूरत कदी से पड़ने लगी? चंदा ने सामने से सवाल किया। श्रेष्ठ ने उसको जवाब देते हुए कहा, मैं गंभीर सू, मने राजावत का मुंह बंद करने वास्ते वाह के मुंह में हड्डी डालने की कोशिश की थी, पर वाह उस हड्डी से नहीं चुप हुआ। वाह ने महारे को धमकी दी से कि वाह महारे को जैसलमेर की राजगद्दी पर कदी ना बैठने देगा। तू वाह पर नजर रख कि वाह आगे काई करने वाला से। नजर रखने वास्ते वाह अट्ठे होना भी तो चाहिए। महारे को आज दोपहर में मिलने के लिए बुलाया था, पर फिर वाह ने वापस भेज दिया महारे को, क्योंकि वाह जयपुर जा रहा से, चंदा ने सामने से जवाब दिया। जिस पर श्रेष्ठ हैरान हो गया। उसने चंदा को देखते हुए कहा, थारे को वाह के बारे में और कोई भी खबर मिले तो महारे को सबसे पहले बताना। थैन को समझ आया कि वाह कट्ठे जा रहा से। वाह की अगली चाल काई से? चंदा ने सवाल किया। तो श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, वाह राजस्थान के रागवाड़े की बैठक में जा रहा से, जट्टे जैसलमेर की गद्दी को लेकर फैसला सुनाया जाने वाला से। कैसे भी करके वाह उस फैसले को अपने हक में करना चाहता है। अगर वाह ने ऐसा कर लिया तो? चंदा ने थोड़ा चिंता करते हुए सवाल किया। जिस पर श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, वाह कुछ भी कर ले, जैसलमेर की राजगद्दी तो महारे को ही मिलेगी। दादोसा की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जैसलमेर की राजगद्दी पर हमारे परिवार का वही सदस्य बैठेगा जाकी शादी हुई हो और वाह एक बच्चे का बाप हो, वाह भी छोरे का। और यो बात तो अच्छी तरह से जानती से कि हमारे घर में यो दोनों शर्तें सिर्फ मैं पूरी करता सू। हमारे परिवार के साथ राजावत का संबंध जरूर से, मगर वाह यो दोनों शर्तें पूरी नहीं करता, जे वास्ते वाह को यो राजगद्दी कदी ना मिलेगी। और जब थैन को यो राजगद्दी मिल जाएगी तो थैन वाह छोरी का काय करेंगे? काय सच में थैन वाह को छोड़ देंगे? चंदा ने फिर से चिंता करते हुए कहा। तो श्रेष्ठ मुंह बनाते हुए बोला, सब लोगों को वाह छोरी की पड़ी हुई से। 20 बार तूने वाह छोरी के लिए पूछ लिया से। मैं वाह छोरी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। महारे दिल में वाह के लिए कभी भी जज्बात पैदा नहीं होवेगे। उसकी बात सुनकर चंदा चुप हो गई। उसने मन में खुद से कहा, कान्हा जी, करे कि ऐसा कोनी हो थे कि दिल में वाह छोरी के वास्ते जज्बात पैदा हो जावे। श्रेष्ठ और चंदा दोनों बातें करते करते वहीं पर सो गए। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी तो श्रेष्ठ की आंख खुली और वह चंदा को सोनपुरी छोड़कर गौरव महल के लिए निकल गया। वहीं महल में कस्तूरी और संकल्प दोनों एक दूसरे से लिपट कर उसके कमरे में बेड पर आराम से सो रहे थे। श्रेष्ठ जब अपने कमरे में आया तो उन दोनों को ऐसे सोता हुआ देखकर मुस्कान आ गई।
संकल्प नींद में कस मसाया, मासा मासा। कस्तूरी भी नींद में ही थी। वो उसको अपने सीने से लगाकर सहलाते हुए बोली, सो जा मेरा बच्चा, मासा तुम्हारे पास ही है। श्रेष्ठ थोड़ा गंभीर हो गया। उसने छुप कर उन दोनों को ध्यान से देखा और फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर गई। वहां पर चॉकलेट का डब्बा पूरा खाली था। उनके चेहरों पर थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लगी हुई थी। वो उसके करीब आया और उसके कोमल गाल से अपनी उंगली चॉकलेट लेकर उसे सक कर लिया और उसकी नज़र कस्तूरी की नग्न कमर और क्लीवेज पर चली गई। वो बहुत ही छोटी और नाजुक सी थी, लेकिन फिर भी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। श्रेष्ठ की धड़कन भी उसे देखकर बढ़ गई थी। अपने दिल पर काबू पाने के लिए उसको कंबल ओढ़ाना चाहा, लेकिन अचानक से वो खुद से बोला, यो छिपकली मने पागल कर रही से। श्रेष्ठ का गुस्से में पारा चढ़ गया। वो उन दोनों पर बिगड़ते हुए बोला, उठो, मने कहा उठो। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों मासूम बच्चे उठ गए। कस्तूरी ने संकल्प को अपनी गोद में लेकर उसे सहलाते हुए श्रेष्ठ से कहा, क्या हुआ? आप क्यों डांट रहे हो हमें इतनी रात में? रात नहीं, सुबह हो चुकी से। इसको आज स्कूल लेकर जाना से, पर थारे को देखकर लग रहा से कि इसके साथ साथ थारे को भी स्कूल में दाखिल करवाना पड़ेगा। सारा चॉकलेट का डब्बा खा गए। बहुत हुआ। अब अगर तुम दोनों के पास चॉकलेट देखी ना, तो महारे से बुरा कोई ना होवेगा थारे लिए, समझी छिपकली? श्रेष्ठ ने धमकी देते हुए कस्तूरी से कहा। वही संकल्प, जो अभी भी नींद में था और कस्तूरी से लिपटा हुआ था, श्रेष्ठ उन दोनों को देखते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आधे घंटे में आ रहा हूँ, तब तक इसके कपड़े निकालकर इसे और खुद को तैयार करने में जुट जाओ, हम दोनों को इसके स्कूल जाना है। ये बोलकर श्रेष्ठ अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कस्तूरी ने उसको पीछे से बच्चों की तरह जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए मन में कहा, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं हो सकता। ये बोलकर वो संकल्प को संभालने लगी। जब श्रेष्ठ फ्रेश होकर बाहर आया और उन दोनों को देखे बिना वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया, तो कस्तूरी ने खुद को और संकल्प को तैयार किया। उसने रॉयल ब्लू कलर का राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था। उसका ध्यान एक बार भी श्रेष्ठ की तरफ नहीं गया, जिसने रॉयल ब्लू कलर का जोधपुरी सूट पहन रखा था। वह बाहर से अंदर आया तो उसने देखा कि कस्तूरी संकल्प को तैयार कर रही थी। वो लगभग तैयार हो चुका था। उसे देखकर श्रेष्ठ ने उसके बाल सेट करते हुए कहा, लाडैसा, जाकर वल्लभ को बोलो गाड़ी निकालकर हमारे आने का इंतजार करें, हम दोनों अभी आ रहे से। उसने ये बोलकर संकल्प को वहां से भेज दिया। उसके जाते ही कस्तूरी के अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसे अंदाजा हो रहा था कि अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, और उसका अंदाजा तब सही साबित हुआ जब श्रेष्ठ ने उसकी बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा और गुस्से में बोला, तूने महारे से मैच करता हुआ घाघरा चोली क्यों पहना है? कई साबित करना चाहती है दुनिया वालों के सामने कि तू महारे से प्यार करती से या मैं थारे से प्यार करेसू? इस रिश्ते को दुनिया के सामने ढोल लेकर पीटना चाहती से। उसकी बातों से कस्तूरी डर से कांप रही थी और उसने ऐसे ही कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वह तो हमने अंदाजे से इस रंग को पहन लिया, आप कहे तो मैं अभी बदल लेती हूँ। महारे पास ज्यादा वक्त कोनी से, जो थारी यो फालतू हरकतों के लिए बर्बाद कर लूँ। चुपचाप चल अठठे से। स्कूल में थारी जरूरत ना होती ना, तो मैं थारे को अपने साथ कदी ना लेकर जाता। श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए ये जवाब दिया और उसको झटके से छोड़ा। वो खुद को उस भारी लहंगे की वजह से पहले से ही बहुत मुश्किल से संभाल रही थी, और अब तो उसका बैलेंस बिगड़ ही गया था। वो झटके से नीचे गिरी। बहुत ही सही जगह पर सह तू महारे पैरों में, पर अभी महारे पैरों में ही मत बैठी रह, चल खड़ी हो। उसने फिर से उसकी बाजू से पकड़कर खड़ा किया और अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंखें नम हो गई थी। उसने गर्दन झुका रखी थी ताकि उसके आंसू कोई ना देख सके। वो दोनों निरंजन के कमरे के सामने से गुजरे तो खुले दरवाजे से निरंजन की नज़र कस्तूरी पर पड़ी। उसको देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई और वो मन में बोला, बंदर क्या जाने अदरक स्वाद,
हमारी छोटी बिंदनी, ये श्रेष्ठ तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाएगा जिसकी हकदार हो तुम, वो तो मैं ही तुम्हें दूंगा, और वो भी बहुत ही जल्दी। दूसरी तरफ जयपुर का एक होटल। राजावत एक कमरे में सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। वो एक 40-45 साल का आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें और गठीला शरीर होने की वजह से उसकी उम्र का ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसके पास एक वकील फाइल लेकर बैठा हुआ था। वो वकील उसको देखते हुए बोला, मलिक सा, रागवाड़े की सभा में पेश होने वाली पत्र में साफ लिखा है कि ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर राजगद्दी के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने जैसलमेर के पूर्व राजा की दोनों शर्तें पूरी कर दी है, जो उन्होंने अपनी वसीयत में राजगद्दी के वारिस के लिए लिखी थी। उनकी पत्नी और बच्चा दोनों उनके साथ है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ को ये गद्दी नहीं मिल सकती। इस गद्दी पर सिर्फ हमारा अधिकार है और श्रेष्ठ को इस अधिकार से वंचित करने के लिए हम हर हद पार करेंगे, चाहे वो हद उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई क्यों ना हो, राजावत ने धमकी देते हुए कहा। दूसरी तरफ जयपुर का एक होटल। राजावत एक कमरे में सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। वो एक 40-45 साल का आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें और गठीला शरीर होने की वजह से उसकी उम्र का ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसके पास एक वकील फाइल लेकर बैठा हुआ था। वो वकील उसको देखते हुए बोला, मलिक सा, रागवाड़े की सभा में पेश होने वाली पत्र में साफ लिखा है कि ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर राजगद्दी के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने जैसलमेर के पूर्व राजा की दोनों शर्तें पूरी कर दी है, जो उन्होंने अपनी वसीयत में राजगद्दी के वारिस के लिए लिखी थी। उनकी पत्नी और बच्चा दोनों उनके साथ है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ को ये गद्दी नहीं मिल सकती। इस गद्दी पर सिर्फ हमारा अधिकार है और श्रेष्ठ को इस अधिकार से वंचित करने के लिए हम हर हद पार करेंगे, चाहे वो हद उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई क्यों ना हो, राजावत ने धमकी देते हुए कहा। दूसरी तरफ जैसलमेर में श्रेष्ठ कस्तूरी और संकल्प के साथ स्कूल पहुंच गया था। वो संकल्प को गोद में उठाकर आगे आगे चल रहा था और उसकी छोटी पत्नी कस्तूरी अपना भारी सा लहंगा संभालते हुए उसके पीछे पीछे छोटे छोटे कदम उठाकर चल रही थी। आसपास से गुजरने वाले लोग 6 फुट के आदमी के पीछे उस 5 फुट से भी छोटी लड़की को चलते हुए देखकर फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। यो श्रेष्ठ ठाकुर सा की पत्नी से, यो तो देखने में कितनी छोटी से, एक ने दूसरे के कान में कहा। तो वही दूसरा सामने से बोला, इतनी छोटी छोरी से शादी कैसे कर ली? श्रेष्ठ ठाकुर सा तो बहुत ही बेरहम से, पता नहीं कैसे रहेगी वा के साथ। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, पर उनकी बातें कस्तूरी और श्रेष्ठ तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि अगर पहुंचती तो श्रेष्ठ उनके साथ क्या करता, यह वह सब अच्छी तरह से जानते थे। कुछ देर में वह तीनों स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गए। प्रिंसिपल श्रेष्ठ को देखकर अपनी जगह से उठा और अभिवादन करते हुए बोला, खम्मा घणी ठाकुर सा। श्रेष्ठ ने हल्के से सिर हिलाया, उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद प्रिंसिपल भी अपनी जगह पर बैठ गया। कस्तूरी में भी हल्के से अभिवादन करने के बाद श्रेष्ठ के बगल में बैठने को हुई, पर श्रेष्ठ ने वहां पर संकल्प को बैठा दिया। श्रेष्ठ उसको अपमानित कर रहा था, लेकिन उसने उसके लिए कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप उस ऑफिस में रखे हुए सोफे पर बैठ गई। श्रेष्ठ ने प्रिंसिपल को देखते हुए कहा, यो से महारा छोरा संकल्प सिंह तोमर, अब से इसी स्कूल में पढ़ेगा, तो एडमिशन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वह जल्दी पूरी कर लो। प्रिंसिपल ने एक नज़र कस्तूरी की तरफ देखते हुए संकल्प की तरफ देखा और सवाल किया, क्या वो आपके बेटे की माँ है? संकल्प अपने पापा के बोलने से पहले ही बोला, हाँ वो मेरी माँ सा है। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसको देखकर प्रिंसिपल थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, उनकी उम्र क्या है? कहीं आपने बाल विवाह तो नहीं किया ठाकुर सा? वह एक बालिक से, कद काठी से टाबर जैसी लग रही से, और थैन अच्छी तरह से जाने से कि महारे छोरे की असली माँ कौन से, थैन ही नहीं बल्कि पूरा जैसलमेर जाने से, श्रेष्ठ ने उसको जवाब दिया।
तो कस्तूरी को अजीब सी बेचैनी हुई। उसने मन में खुद से कहा, असली माँ? तो संकल्प की असली माँ कौन है? हमने तो इस बारे में कोई सवाल कभी इनसे पूछा ही नहीं। संकल्प श्रेष्ठ की बात सुनकर सवाल करते हुए बोला, असली माँ? तो क्या यह मेरी नकली माँ है बापू सा? उसकी बात सुनकर कस्तूरी मायूस हो गई, लेकिन श्रेष्ठ ने संकल्प का सिर सहलाते हुए कहा, ना, वाह थारी सौतेली माँ से। पर सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन वह तो बहुत अच्छी है। वो मेरी सगी माँ है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, संकल्प मासूमियत से बोला। तो उसकी बातें सुनकर कस्तूरी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। श्रेष्ठ ने मन में कहा, सौतेली माँ बहुत बुरी होवे से, और मैं थारे को सौतेली माँ के सहारे कदी को नहीं पाऊंगा। वह छोरी को मैं सिर्फ राजगद्दी के वास्ते और थारे को थारी माँ से वापस लेने वास्ते अपनी जिंदगी में लाया सूं। तू म्हारी जिंदगी में वापस आ गया से। अब बस राजगद्दी मिल जाए तो मैं सबको बता देवूंगा कि वह थारी नकली माँ थी। वह का नाटक खत्म हुआ और वह अट्ठे से चली गई। संकल्प की बातों से प्रिंसिपल बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कस्तूरी की तरफ देखते हुए सवाल किया, पढ़ी लिखी हो? कस्तूरी ने जवाब देते हुए कहा, मैं ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है अब पढ़ी लिखी हो, क्योंकि ज्यादातर पिता ही पढ़े लिखे होते हैं और वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, जिस कारण बच्चे स्कूल में तो काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन घर पर उनका माहौल बदल जाता है। प्रिंसिपल ने सामने से जब ये कहा तो कस्तूरी ने उनको विश्वास दिलाते हुए कहा, संकल्प के लिए ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इसकी पूरी सहायता करो और अपना पूरा ध्यान इसे देंगे ताकि इसका भविष्य सुधर सके। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। वही श्रेष्ठ ने मन में कहा, जाका खुद कोई भविष्य कोनी से, म्हारे छोरे के भविष्य की चिंता कर रही से, बेवकूफ कहीं की। प्रिंसिपल ने उनको एडमिशन की बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई। दूसरी तरफ जयपुर में रागवाड़े की सभा जिस होटल में होने वाली थी, इस होटल में राजस्थान के सभी राजघराने के मुखिया रुके हुए थे। राजावत भी वहीं पर था। वकील साहब से बात करने के बाद वो आघात से मिलने के लिए उसके कमरे में आया। दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे हुए थे। आघात ने उसे देखते हुए सवाल किया, 2 दिन बाद सभी रागवाड़ा के मुखिया यहाँ पर आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा कि जैसलमेर की गद्दी किसको दी जाएगी। तुम्हारा यहाँ आने का कारण मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे भाई सा। जैसलमेर के पूर्व राजा और हमारे मामा सा की राजगद्दी की वसीयत में लिखी हुई शर्तों को श्रेष्ठ ने पूरा कर लिया है। हमारे लिए नहीं तो आप श्रेष्ठ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के लिए उस वसीयत को सभा में पेश होने से रोक दीजिए, क्योंकि अगर वह पेश हुई तो श्रेष्ठ अपने बच्चे और पत्नी दोनों को खो देगा। राजावत ने चेतावनी देते हुए आघात से जब ये कहा तो वो थोड़ा हंसा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर वक्त आपके हाथ से फिसल गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका लाडला भतीजा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसका ना तो कोई वर्तमान बचेगा और ना कोई भविष्य। राजावत ने धमकी देते हुए जब ये कहा तो आघात अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमसे जो होता है तुम कर सकते हो। मुझे श्रेष्ठ पर इतना विश्वास है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों में से किसी का भी बाल भी बांका नहीं होने देगा। उसकी बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाया हुआ राजावत वहां से बाहर चला गया। उसे बाहर निकलते हुए सुजात और प्रभात दोनों भाइयों ने देख लिया। वह दोनों आघात से मिलने के लिए उस तरफ ही आ रहे थे। उन दोनों ने राजावत को कमरे से निकलते हुए देखा तो उनके हवा भाव बदल गए। वो उससे थोड़ी दूरी पर थे और राजावत ने उन दोनों को नहीं देखा। वह दूसरी तरफ पलट गया। सुजात ने प्रभात से सवाल किया, ये राजावत इस वक्त भाईसा से मिलने क्यों आया था? ये तो भाईसा ही बता सकते हैं, चलो उनसे पूछते हैं, प्रभात ने सामने से जवाब दिया। और वो दोनों वहां से आघात के कमरे की ओर चले गए। अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आघात एक फाइल पढ़ रहा था और बेफिक्रे से सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर प्रभात ने आते ही सवाल किया, क्या बात है भाईसा, ये राजावत आपसे मिलने क्यों आया था?
सुजात ने प्रभात की बात पूरी करते हुए कहा, कहीं उसने कोई धमकी तो नहीं थी? आघात में उन दोनों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को लगता है कि मैं उसकी धमकी से डर जाऊंगा? वो बस अपना पक्ष रखने आया था। उसे अपना पक्ष रखने के लिए सभा में मौका मिलेगा, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगा? कौन सा पक्ष रखने के लिए वो यहाँ आया था? प्रभात मुंह बनाते हुए बोला। आघात ने उसको शांत करवाते हुए कहा, वो हमारी बुआ सा का बेटा है, हमें उसका थोड़ा सम्मान तो रखना ही पड़ेगा ना। इस सम्मान की वजह से हमने उसकी बात सुनी और हमें उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हमारे सामने बहुत छोटा है, उसे छोटे की तरह रहने दो। प्रभात अपने भाई के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया और शांत हो गया। लेकिन राजावत शांत रहने वालों में से नहीं था। वो गुस्सा चढ़ा हुआ था और उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने कमरे में आते ही खुद से कहा, हमारी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। उनको लगता है कि हम हवा में ही धमकियां दे रहे हैं, लगता है अब सच करना ही होगा। उसने किसी को फोन किया और जब सामने वाले ने कॉल रिसीव की तो वो उसको ऑर्डर देते हुए बोला, संकेत, हमें श्रेष्ठ का बच्चा और उसकी पत्नी की लाश चाहिए, या उनकी मौत का डर श्रेष्ठ के चेहरे पर। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। सामने से संकेत ने उसकी बात मानते हुए कहा, मालिक सा, आपका काम हो जाएगा। खम्मा घनी। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। राजावत तिरछा मुस्कुरा कर बोला, हमारी बात को हल्के में लिया ना, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ दाता हुकुम। ये बोलकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जैसलमेर में इधर श्रेष्ठ गाड़ी ड्राइव करते हुए गौरव महल की तरफ जा रहा था। उसकी बगल वाली सीट पर संकल्प बैठा हुआ था और बैक सीट पर कस्तूरी बैठी हुई थी। कस्तूरी के दिमाग में श्रेष्ठ की पहली पत्नी के बारे में जानने के सवाल उमड़ रहे थे। वही संकल्प श्रेष्ठ से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। आप भी इस स्कूल में पढ़ते थे? संकल्प ने सवाल किया। तो श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ उसी में पढ़ता था। इसका मतलब आप भी मेरी तरह छोटे थे? संकल्प ने फिर से सवाल किया। तो श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। तो फिर आप बड़े कैसे हुए? संकल्प ने फिर से सवाल किया। वो ऐसे ही बचकाने सवाल पूछ रहा था और श्रेष्ठ उसको जवाब दे रहा था। जैसे तू होवेगा, जब तू स्कूल में रोज जावेगा, अच्छा खाना खावेगा, महारी और अपने सब बड़ों की बात मानेगा, उनका सम्मान करेगा, तो तू भी बड़ा हो जावेगा महारी तरह। श्रेष्ठ ने उसको जवाब दिया। तो संकल्प अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसको देखते हुए कंधे के बराबर होकर बोला, मतलब इतना बड़ा? उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसको थोड़ा डांटते हुए कहा, नीचे बैठ छोरा, गाड़ी चल रही से, ऐसे तू गिर जावेगा। पहले से ही तूने सीट बेल्ट ना लगा रखी से। थारे को पीछे बैठने के लिए बोला तो तू पीछे भी कोनी बैठा, अब जिद मत कर। श्रेष्ठ का ध्यान संकल्प की तरफ था और उनकी गाड़ी एक छोटी सी नदी के ऊपर से गुजर रही थी। तभी एक ट्रक सामने से आने लगा। श्रेष्ठ ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसकी गाड़ी पुल की रेलिंग से टकरा गई। ट्रक तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। श्रेष्ठ ने चैन की सांस ली, क्योंकि वह दोनों बाप बेटे सुरक्षित थे। पर जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे की खिड़की खुली हुई थी और वहां पर कस्तूरी नहीं थी। वह छिपकली कट्ठे गई। वो अचानक से चौंकते हुए बोला। उसने गाड़ी से संकल्प को निकाला और सुरक्षित स्थान पर खड़ा करते हुए बोला, अच्छे से हिलना मत। वो कस्तूरी को ढूंढने लगा तो उसको नदी में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं। यह आवाज सुनते ही श्रेष्ठ ने जब रेलिंग से नीचे देखा तो कस्तूरी नदी के पानी में डूब रही थी। बावली पूछ, यो नीचे कैसे गई? श्रेष्ठ ने खुद से ऐसे कहा। तभी उसको एहसास हुआ कि एक्सीडेंट के दौरान झटका लगने से पिछली सेट की खिड़की खुल गई थी और कस्तूरी खिड़की से बाहर की ओर रेलिंग से नीचे गिर गई थी। उसने संकल्प को गोद में उठाया और पुल से नीचे की तरफ जाने लगा। वहां पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। श्रेष्ठ ने संकल्प को समझाते हुए कहा, नदी के किनारे से दूर रहना, मैं अभी आया। वो नदी में कूद गया। कस्तूरी डूब रही थी, उसके फेफड़ों में पानी भर रहा था। श्रेष्ठ उसके पास गया और उसने पहली बार उसकी कमर से छुआ।
उसकी चमड़ी रुई की तरह थी, बिल्कुल मुलायम। वो उसे पानी से बाहर लेकर आया और गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। छिपकली, आंखें खोल, छिपकली, आंखें खोल। उसने कस्तूरी का पेट दबाया तो उसके मुंह से पानी निकला, लेकिन वो अभी भी आंखें नहीं खोल रही थी और उसकी ऐसी हरकतें श्रेष्ठ का दिल दहला रही थी। उसके सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की की झलक देखकर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने कस्तूरी को कंधों से पकड़कर होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा, उठ जा कस्तूरी, उठ। कस्तूरी को होश में ना आते हुए देखकर उनसे कुछ दूर खड़ा संकल्प रोने लगा। उसने रोते हुए सवाल किया, क्या हुआ मासाको, ये उठ क्यों नहीं रही? श्रेष्ठ ने संकल्प को समझाते हुए कहा, नदी के किनारे से दूर रहना, मैं अभी आया। वो नदी में कूद गया। कस्तूरी डूब रही थी, उसके फेफड़ों में पानी भर रहा था। श्रेष्ठ उसके पास गया और उसने पहली बार उसकी कमर से छुआ। उसकी चमड़ी रुई की तरह थी, बिल्कुल मुलायम। वो उसे पानी से बाहर लेकर आया और गाल थपथपाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। छिपकली, आंखें खोल, छिपकली, आंखें खोल। उसने कस्तूरी का पेट दबाया तो उसके मुंह से पानी निकला, लेकिन वो अभी भी आंखें नहीं खोल रही थी और उसकी ऐसी हरकतें श्रेष्ठ का दिल दहला रही थी। उसके सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की की झलक देखकर उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने कस्तूरी को कंधों से पकड़कर होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा, उठ जा कस्तूरी, उठ। कस्तूरी को होश में ना आते हुए देखकर उनसे कुछ दूर खड़ा संकल्प रोने लगा। उसने रोते हुए सवाल किया, क्या हुआ मासाको, यह उठ क्यों नहीं रही? श्रेष्ठ ने उसको शांत करवाते हुए कहा, यो ठीक से छोरा, या को कुछ नहीं हुआ से। तो फिर यह आंखें क्यों नहीं खोल रही? संकल्प ने रोते हुए सवाल किया। श्रेष्ठ ने उसको समझते हुए कहा, जे को कुछ नहीं होवेगा, अभी आंखें खोलगी। उसने इतना बोलकर कस्तूरी का आंचल उसके बदन से अलग किया और फिर उसको पलट दिया। उसने बहुत ही कसकर ब्लाउज बंधा हुआ था, जिसकी डोरियां ढीली करके श्रेष्ठ ने उसको फिर से पलटा। कस्तूरी का मखमली गोरा और अनछुआ सीना श्रेष्ठ के सामने था। उसे एक नजर देखकर उसने अपने कांपती हुई आंखों को दूसरी तरफ कर लिया। उसके हाथ भी कांप रहे थे। न जाने क्यों वो डर रहा था उस मासूम को छूने के लिए, जो कि उसकी पत्नी थी, पर वो उसको अपनी पत्नी के रूप में कभी भी नहीं अपनाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ करके कस्तूरी के सीने पर अपने कैपते हुए हाथों से छुआ और सीआरपी देने के लिए उसका सीना दबाया। यह एहसास किसी मखमली गधे को छूने जैसा था। वो बहुत ही मुलायम थी, इतनी मुलायम कि श्रेष्ठ के सख्त हाथ उसकी चमड़ी में धंस रहे थे। उसको छूने से श्रेष्ठ के दिल में कपकपी पैदा हो रही थी। उसने 2-3 बार उसके सीने को जोर से दबाया तो कस्तूरी ने खांसना शुरू कर दिया। उसकी धड़कन चल पड़ी, वो खांसते हुए उठी। श्रेष्ठ उससे दूर हट गया। अपने सीने को अपने हाथों से उठाते हुए कस्तूरी घबराकर 2 कदम पीछे हुई और अपना आंचल ढूंढने लगी। वो बहुत ही डरी हुई थी। श्रेष्ठ अपने हाथों में पकड़ा हुआ उसका आंचल उसको देते हुए कहा, मैंने कुछ ना देखा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी अपनी आंखें झपकाते हुए मन में बोली, हमें छूने के बाद ऐसा बोल रहे हैं, झूठे कहीं के। वो खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगी, पर उससे ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका ब्लाउज ढीला होने की वजह से सरक रहा था, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक से उसके ऐसा करने से कस्तूरी डर से कांप गई। श्रेष्ठ ने उसको पीछे घुमाया और उसकी ब्लाउज की डोरियों कसकर बांध दी। अब वो अच्छा महसूस कर रही थी। उसने अपना आंचल ठीक किया। उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने अपनी गर्दन और आंखें झुका रखी थी। उसे ठीक देखकर संकल्प उसकी तरफ आया और उससे लिपट कर रोते हुए बोला, मासा आप ठीक हो ना? कस्तूरी ने उसको गोद में उठाया और अपने सीने से लगाकर सहलाते हुए कहा, हम ठीक हैं बच्चा, रोना बंद करो।
उन दोनों को ठीक देखकर श्रेष्ठ कुछ दूर गया और उसने मदद के लिए वल्लभ को फोन किया। कुछ देर में वल्लभ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। उसने आते ही उन लोगों को देखते हुए सवाल किया, "क्या हुआ ठाकुर सा, आप लोग ठीक तो हो ना?" श्रेष्ठ ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, "हाँ, हम ठीक से।" उसने वल्लभ को धीमे स्वर में कहा, "मैं थारे को गाड़ी का नंबर दूंगा, पता कर वह किसकी गाड़ी थी। यो कोई हादसा नहीं, साजिश थी।" वल्लभ ने सिर झटकते हुए कहा, "ठाकुर सा आप ठाकुरानी सा और संकल्प को लेकर जाए, हम आपकी गाड़ी लेकर आते हैं।" श्रेष्ठ वहां से कस्तूरी और संकल्प को लेकर वहां से चला गया। लेकिन वल्लभ वहीं पर परेशान खड़ा हुआ था। उसने पुल पर रेलिंग के साथ टकराई हुई गाड़ी को देखकर खुद से ही कहा, "यो किसका काम हो सके से? जरूर राजावत ने ऐसा किया होगा। कान्हा जी का लाख लाख धन्यवाद से, जो आपने ठाकुर सा और वा के परिवार को कुछ नहीं होने दिया। हे कान्हा जी, ऐसे ही आगे वा लोगों की रक्षा करना।" उसने दोनों के लिए प्रार्थना की और मैकेनिक को फोन करके उसके आने का इंतजार करने लगा। इधर कस्तूरी की गोद में संकल्प सो गया था। वो एक दिन में ही कस्तूरी से बहुत ज्यादा जुड़ चुका था, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने मन में कहा, "यो छोरी संकल्प के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब राजगद्दी मिलने के बाद मैं या को अट्ठे से भेजूंगा तो संकल्प का दिल टूट जाएगा। महारे को या का कुछ इलाज करना होगा।" गौरव महल, श्रेष्ठ और कस्तूरी दोनों संकल्प को लेकर महल पहुंच चुके थे। कस्तूरी के कपड़े अभी भी गिले थे और श्रेष्ठ के भी। कस्तूरी के कपड़े गिले होने की वजह से उसके बदन से चिपके हुए थे, जिस कारण उसका सुडौल छोटा बदन बहुत ही लुभावना लग रहा था। श्रेष्ठ ने जब से उसको छुआ था तब से वो अपने जज्बातों पर बहुत ही मुश्किल से काबू कर रहा था। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो किसी और का काबू कस्तूरी को देखकर खो चुका था, और वह था निरंजन, जो कि महल से बाहर की तरफ आ रहा था। तो उसकी नजर उन दिनों के ऊपर पड़ी। "श्रेष्ठ कहे हुआ, भीगे हुए क्यों हो?" उसने आते ही सवाल किया। तो श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, "कुछ ना, एक छोटा सा हादसा हो गया था, पर हम ठीक से भाई सा।" निरंजन किसी बहाने से कस्तूरी को छूना चाहता था, इसलिए उसने उसकी गोद में सो रहे संकल्प को छूने के लिए उसका सिर सहलाकर सवाल किया, "ये तो ठीक से, इसे तो कुछ नहीं हुआ?" ऐसा कहते हुए उसने कस्तूरी की बाजू को छुआ, जिससे वह कांप गई। उसको ये छुअन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह घबराकर अंदर की तरफ चली गई। उसको जाते हुए देखकर श्रेष्ठ ने निरंजन से कहा, "वो दोनों ठीक से, आप चिंता कोनी करो और घर में किसी को बताने की जरूरत कोनी से, जे बात का ध्यान रखिएगा।" निरंजन ने सिर हाँ में हिला दिया और श्रेष्ठ कस्तूरी के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर निरंजन ने खुद से कहा, "जितना खूबसूरत इसका चेहरा है, उतना ही खूबसूरत और मुलायम इसका बदन है। जब थोड़ा सा टच करना इतना अच्छा अनुभव दे गया, तो बिस्तर पर कितना आराम आएगा।" उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान छा गई थी। इसी मुस्कान के साथ वो वहां से बाहर की तरफ अपने काम के लिए चला गया। इधर श्रेष्ठ कमरे में आया और आते ही कस्तूरी को ऑर्डर देते हुए बोला, "आज के बाद तू संकल्प के साथ ना सोवेगी।" कस्तूरी हैरानी से बोली, "आप क्या बोल रहे हो? आपने ही तो संकल्प की जिम्मेदारी हमें दी थी, तो फिर अब?" "जिम्मेदारी तो अभी भी या की थारे पास ही से, लेकिन तू जे के साथ कोनी सोवेगी। रात को जे को अट्ठे पर सुलाने के बाद घर के स्टोर रूम में जाकर सो जाना," श्रेष्ठ ने बेफिक्री से जवाब दिया। तो कस्तूरी ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसकी बात मान ली। रात का समय, जैसा कि श्रेष्ठ ने कहा था, कस्तूरी को संकल्प को उसके कमरे में सुलाने के बाद स्टोर रूम में जाना था। इसलिए जब संकल्प सो गया तो श्रेष्ठ ने उसको देखते हुए कहा, "इब जा अट्ठे से, यो सो गया से।" उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। घर में सब लोग सो चुके थे, इसलिए बिल्कुल शांति में उसकी पायल के घुंघरू सुनाई दे रहे थे। उसको पहली बार छूने के बाद निरंजन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बेसब्री से इधर से उधर टहल रहा था। उसकी पत्नी कुसुम थककर सो चुकी थी। जब कस्तूरी उसके कमरे के सामने से गुजरी तो वो उसकी पायल की आवाज से चौंक गया।
और जल्दी से बाहर आया। कस्तूरी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, जिसे देखकर निरंजन ने खुद से सवाल किया, ये स्टोर रूम की तरफ क्यों जा रही है? क्या श्रेष्ठ ने इसको कमरे से निकाल दिया? अचानक उसके चेहरे पर फिर से शातिर मुस्कान छा गई। वो जल्दी से उसके पीछे गया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसके ऐसे अचानक से सामने आकर रास्ता रोकने पर कस्तूरी घबरा गई और डरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निरंजन ने कहा, ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए बिंदनी, तुम कहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अपने पति के कमरे में होना चाहिए। निरंजन की बात सुनकर कस्तूरी घबरा गई, उसको बेचैनी होने लगी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेष्ठ ने देखा कि कस्तूरी चली गई है, तो वह संकल्प के साथ लेट गया। कमरे में अंधेरा हो गया था। एक साया बालकनी की रेलिंग क्रॉस करके उसके कमरे में घुसा। उसने अपना मुंह बांध रखा था। वह धीमे कदमों से चलते हुए बेड की तरफ आया। उसने अपने हाथ में एक पिस्तौल पकड़ रखी थी, जिसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था, जिसको लोड करके वह बेड की तरफ आया। बेड पर कंबल ओढ़े इंसान को उसने तिरछा मुस्कुरा कर शूट कर दिया, पर उसके शूट करते ही कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि रुई का कुबर उड़ गया। वो हैरान हो गया, यह क्या हुआ? यहाँ पर तो तकिए रखे हुए हैं, उस इंसान ने खुद से सवाल किया। इतने में किसी ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर उसका हाथ जिसमें पिस्तौल थी, उसको मरोड़कर उसकी कमर पर लगा दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह संभाल ही नहीं पाया था। उसके पीछे श्रेष्ठ था। उसने उसको दीवार से लगाया और गुस्से में बोला, वार एक बार करो, अगर असफल रहो तो दूसरी बार वार करने से पहले 2 बार सोचो। महारे को लगता है कि थारे को सोचना समझना नहीं आता। यो वास्ते सीधे महारे कमरे तक पहुंच गए। श्रेष्ठ की आवाज इतनी कठोर और डरावनी थी कि वो आदमी यानी संकेत अंदर तक डर गया, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए गुस्से में बोला, आपकी मौत आ चुकी है ठाकुर सा, लेकिन शायद वो हमारे हाथों से नहीं होगी। हम तो अटथे आपकी पत्नी को मारने आए थे, जिसकी वजह से आपको राजगद्दी मिलने वाली है। लगता है आपको हमारी साजिश के बारे में पहले से ही पता चल गया। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ को बहुत ही अजीब लगा। उसने मन में खुद से कहा, अगर यो कस्तूरी को मारने के लिए आया से, तो फिर वह ट्रक वाला हमला किसने करवाया? वो एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गया, लेकिन इसका फायदा उठाकर संकेत ने एक हाथ को खोला और दीवार को धक्का लगाकर खुद को श्रेष्ठ की पकड़ से छुड़ा लिया, जिसे देखकर श्रेष्ठ एक कदम आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारा और वह धड़ाम से नीचे गिरा। श्रेष्ठ ने लाइट्स ऑन की तो उसे बेड पर सिर्फ तकिया नजर आया और सोफे पर संकल्प। उसने मन में खुद से कहा, वाह बावली पूछ को अगर पता चल जाता कि आज हम पर हमला होने वाला से, पता ना वाकई करती। आज के लिए वाह को स्टोर रूम में ही सोने देवेसु, कल वाह को समझा दूंगा। ये सोचकर उसने संकेत को बांधा और अपनी बड़ी सी अलमारी में छुपा दिया। उसको अलमारी में छुपाने के बाद श्रेष्ठ फिर से सोच विचार करते हुए बोला, आखिर वह कौन था जिसने ट्रक से हम दोनों को मारने की कोशिश की? वो इसी बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते वो सोफे पर आकर बैठ गया, जहां पर संकल्प लेटा हुआ था। उसने संकल्प को गोद में लिया और उसके साथ आराम से सो गया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी वजह से कस्तूरी भेड़िए के सामने खड़ी हुई थी। कस्तूरी के सामने खड़े हुए निरंजन ने उसको देखते हुए सवाल किया, बिंदनी, क्या श्रेष्ठ ने तुमको कमरे से निकाल दिया, इसीलिए तुम यहाँ पर हो? कस्तूरी उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन उसने सामने से उसको कोई जवाब नहीं दिया। निरंजन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। हम जानते हैं श्रेष्ठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कस्तूरी को पहले हल्के से छुआ तो कस्तूरी थोड़ा पीछे सरक गई, जिसे देखकर निरंजन ने मुस्कुरा कर कहा, कस्तूरी, ये नाम है, जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत तुम हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती का श्रेष्ठ के लिए कोई मोल नहीं है। उसका तो नाजायज रिश्ता किसी और के साथ है। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के दिलो दिमाग पर अंधेरा छा गया। उसकी जुबान पर पत्थर रख गए। वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निरंजन को घूर रही थी।
निरंजन फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें ये बात इस घर में शायद कोई ना बताएं, पर तुम्हें जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा। पर वो बहुत ही कठोर है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हम तो कहते हैं कि उसको उसी की तरह कठोरता में जवाब दो, हमारे साथ संबंध बनाकर। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के प्राण हलक में आ गए। श्रेष्ठ फिर से सोच विचार करते हुए बोला, आखिर वह कौन था जिसने ट्रक से हम दोनों को मारने की कोशिश की? वो इसी बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते वो सोफे पर आकर बैठ गया, जहां पर संकल्प लेटा हुआ था। उसने संकल्प को गोद में लिया और उसके साथ आराम से सो गया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी वजह से कस्तूरी भेड़िए के सामने खड़ी हुई थी। कस्तूरी के सामने खड़े हुए निरंजन ने उसको देखते हुए सवाल किया, बिंदनी, क्या श्रेष्ठ ने तुमको कमरे से निकाल दिया, इसीलिए तुम यहाँ पर हो? कस्तूरी उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन उसने सामने से उसको कोई जवाब नहीं दिया। निरंजन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, थारे को डरने की जरूरत ना से, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो, हम जानते हैं श्रेष्ठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कस्तूरी को पहले हल्के से छुआ, तो कस्तूरी थोड़ा पीछे सरक गई, जिसे देखकर निरंजन ने मुस्कुरा कर कहा, कस्तूरी, ये नाम है जितना खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत तुम हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती का श्रेष्ठ के लिए कोई मोल नहीं है, उसका तो नाजायज रिश्ता किसी और के साथ है। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के दिलो दिमाग पर अंधेरा छा गया, उसकी जुबान पर पत्थर रख गए। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निरंजन को घूर रही थी। निरंजन फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें ये बात इस घर में शायद कोई ना बताएं, पर तुम्हें जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा। पर वो बहुत ही कठोर है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हम तो कहते हैं कि उसको उसी की तरह कठोरता में जवाब दो, हमारे साथ संबंध बनाकर। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के प्राण हलक में आ गए। उसको तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो अंदर ही अंदर कांप रही थी। निरंजन ने उसको बाजू से छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, वो तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी की जगह नहीं देगा, और जब तक तुम्हारी नथ नहीं उतरेगी, तुम्हें ये परिवार भी जगह नहीं देगा। बिंदनी, उससे तो अच्छा है कि तुम अपनी नथ उतरवा लो हमसे। कस्तूरी ने निरंजन का हाथ झटकते हुए कहा, हमसे दूर रहिए, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। इतना बोलकर वो अपना भरा हुआ गला लेकर वहां से स्टोर रूम की तरफ भाग गई, और जाते ही उसने अंदर से दरवाजा लगाकर खुद को स्टोर रूम में बंद कर लिया। निरंजन का व्यवहार और उसकी बातें कस्तूरी को बहुत हर्ट कर रही थी। वो दरवाजे से टीक कर फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। उस मासूम को अपनी आने वाली जिंदगी में बस अंधेरा दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। उनका रिश्ता किसी और से है क्या, इसीलिए कान्हा जी वो हमसे ऐसे व्यवहार करते हैं? वो रोते हुए खुद से ही सवाल कर रही थी। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ निरंजन के इरादे कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन वह अभी भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। उसने कस्तूरी को जाते हुए देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं कस्तूरी, तुमने आज तो हमारी बात नहीं मानी, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें तो हम अपने बिस्तर की शोभा बनाकर ही रहेंगे। वो ऐसा सोचकर वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह श्रेष्ठ की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपना कमरा साफ किया, और फिर सब घर वालों के उठने से पहले वह कस्तूरी को लेने के लिए स्टोर रूम में गया। इस दौरान उसके मन में एक ही बात चल रही थी, पता ना वाह छोरी अपना मुंह भी बंद रखेगी या ना। कहीं वाह ने घर में किसी को बता दिया कि मैंने वाह को कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो ना, मैं वाह को धमका दूंगा, वाह ना बोलेगी कुछ। स्टोर रूम का दरवाजा खटखटाने से उसके दूसरी तरफ फर्श पर बैठी कस्तूरी की कच्ची नींद में आंख खुली, और वो डरते डरते दरवाजा खोलने लगी। उसको समय लग रहा था, इसलिए श्रेष्ठ को थोड़ा गुस्सा आया। जब कस्तूरी ने दरवाजा खोला तो वो उस पर बिगड़ते हुए बोला, इतनी देर क्यों लगा दी, क्या कर रही थी अंदर? उसके ऐसे अचानक भड़कने से कस्तूरी की आंखों से फिर से आंसू छलक गई, लेकिन उसने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप श्रेष्ठ के कुछ भी बोलने से पहले उसके कमरे की तरफ चली गई।
उसके ऐसे रवैया से श्रेष्ठ को उस पर गुस्सा आया और वो उसके पीछे गया। वही कस्तूरी के दिमाग में अभी भी निरंजन की बातें चल रही थी, इस वजह से वो सामने से श्रेष्ठ को कुछ भी नहीं बोली और कमरे में आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रहे संकल्प पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई जो जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में निरंजन की बात घूमने लगी। श्रेष्ठ का नाजायज रिश्ता है, वो तुमने कभी भी पत्नी की जगह नहीं देखा। उसने अपनी आंखें साफ की और अलमारी की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो अलमारी खोल पाती, श्रेष्ठ ने उसको कंधे से पकड़कर अलमारी के दरवाजे से लगा दिया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ, पैर और होठ कांप रहे थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे ऐसी कोई भी आदमी देखता तो उसके होठों को शांत करने के लिए अपने होंठ उसके होठों पर रख देता, लेकिन ये ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर था जिसके दिल में धड़कने पैदा करना इतना आसान नहीं था। श्रेष्ठ ने अपने मन में खुद से कहा, यो कितनी कोमल है, बिल्कुल रुई की तरह। उसके कठोर हाथ कस्तूरी के मुलायम कंधों में दब गए थे। मैंने थारे को बुलाया था तो तूने महारे को जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो, श्रेष्ठ उस पर यह बोलते हुए चिल्लाया। वो उसके चेहरे के बहुत ही करीब था। कोई उनको पीठ की तरफ से देखकर यही समझता कि वो कस्तूरी को प्यार कर रहा है। उसके चिल्लाने से बिस्तर पर सो रहे संकल्प की आंख खुल गई। उसने जब उन दोनों को देखा तो वो अपनी हाथों को अपनी आंखों पर रखकर ऊंचे स्वर में बोला, सॉरी सॉरी बापू सा, आप दोनों प्यार कर रहे हो, हम आपको नहीं देख रहे। उसकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ चौंक गया और वही कस्तूरी ने भी अपनी आंखें खोल ली। श्रेष्ठ फटाक से पीछे मुड़ा और संकल्प को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, तू जाग रहा से? संकल्प अपनी हाथ आंखों पर रखकर मुस्कुराते हुए बोला, आपकी आवाज से नींद खुली। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। आप प्यार कर रहे थे माँ सा से, हमें नहीं पता था। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ को सब कुछ समझ आया तो वो कस्तूरी से दूर हट गया और संकल्प को देखते हुए बोला, यो तू कहे बोल रहा से और यो सब थारे को किसने सिखाया? कस्तूरी संकल्प की बात सुनकर मन में खुद से बोली, ये और प्यार, कितना भोला है संकल्प, ये किसी से प्यार नहीं कर सकते। श्रेष्ठ ने संकल्प के पास बैठकर उसके दोनों हाथों को उसकी आंखों से हटाया और फिर से सवाल किया, मैंने थारे से कुछ सवाल किया से, तूने यो सब कट्ठे से सीखा? टीवी में देखा था, शादी के बाद सब ऐसे ही प्यार करते हैं, संकल्प ने जवाब दिया। जिसको सुनकर श्रेष्ठ ने उसकी गाल खींचते हुए कहा, आज के बाद थारा टीवी देखना बंद, कई कई देखता रहे से तू। उसने कस्तूरी की तरफ देखा और उसको ऑर्डर देते हुए बोला, या को संभाल, मैं इसके कपड़े निकाल कर देता सूं, या को स्कूल के लिए तैयार कर देना। कस्तूरी ने श्रेष्ठ की गोद से संकल्प को अपने गोद में लिया और वो अलमारी से दूर हट गई। श्रेष्ठ ने मन में खुद से कहा, बावली पूछ, अगर अलमारी खोल लेते तो वाह के सामने हमारा ये कारनामा आ जाता, पता नहीं कई कई और किस किस को बता देती। उसने संकल्प के कपड़े निकाले, फिर अपने कपड़े निकाले और कस्तूरी को देखते हुए बोला, तू आज कौन सा रंग पहनेगी? उसकी बात सुनकर कस्तूरी असमंजस में बोली, क्या? श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, मैंने पूछा तू आज किस रंग का घाघरा चोली पहनेगी, थारे कपड़े भी निकाल देता सूं। उसकी बात सुनकर कस्तूरी मन में खुद से बोली, यह ऐसी अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हमें अपनी पत्नी तक मानना इनको स्वीकार नहीं है और हमारे कपड़े निकाल कर दे रहे हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है? उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो श्रेष्ठ थोड़ा गुस्से में बोला, मैं थारा कोई नौकर ना सूं, फिर भी थारे से पूछकर कपड़े निकाल कर दे रहा, सुन, बता ना सके सह कौन से रंग का घाघरा चोली पहनेगी? कस्तूरी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और वो मुंह बनाते हुए बोली, हम खुद निकाल लेंगे, अपना काम कर लीजिए। श्रेष्ठ को गुस्सा आया और वो उसके लिए गुलाबी रंग का घाघरा चोली निकालकर बेड पर फेंकते हुए बोला, आज तो यही पहनेगी, अब अलमारी को छूना भी मत। क्यों? कस्तूरी ने झट से सवाल किया तो श्रेष्ठ अलमारी बंद करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यो महारी अलमारी से,
या को तू म्हारी मर्जी के बिना ना छू सके से। उसकी ऐसी हरकतें कस्तूरी को असमंजस में डाल रही थी। श्रेष्ठ अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कस्तूरी और संकल्प दोनों उसको जाते हुए देखते रहे। कस्तूरी ने अलमारी को देखते हुए मन में कहा, पिछले 2 दिनों से तो हम अलमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो हमें कुछ नहीं बोला, और आज क्या हुआ इनको ऐसे अचानक से? ऐसा क्या है इस अलमारी में? वो अलमारी को खोलने जा रही थी, जिसे देखकर संकल्प ने उसके गाल पर हाथ रखा और अपनी तरफ चेहरा करते हुए सवाल किया, मासा हम दूसरे कमरे में जाकर नहा ले, अगर स्कूल के लिए देरी हुई तो टीचर हमें डांटेगी। कस्तूरी ने उसकी बात मानते हुए मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, हम तुम्हें दूसरे कमरे में ले चलते हैं। ये बोलकर वह उसको दूसरे कमरे में ले गई। इधर वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ श्रेष्ठ के सामने कस्तूरी का चेहरा और उसके मुलायम बदन का स्पर्श बार बार आ रहा था। वो उस एहसास को भूला कर संकेत के बारे में सोचते हुए मन में बोला, महारे को पता लगाना होगा। अगर संकेत ने वह एक्सीडेंट ना करवाया था तो फिर यो किसका काम था? क्या राजावत के साथ कोई और भी इंसान से जो महारे को जैसलमेर की गद्दी पर कोनी बैठने देना चाहता, या कुछ और से? महारे को चंदा की मदद लेनी होगी, वही से जो महारे को राजावत के दोस्तों के बारे में पता करके दे सके से। शायद यो भी राजावत का ही कोई दोस्त से, पता नहीं कौन से। जैसलमेर की एक हवेली, इस हवेली के बाहर गार्डन में कुछ आदमी कुर्सियों पर बैठे दारू पी रहे थे और उनके सामने चंदा कुछ नाचने वालियों के साथ अपना हुनर दिखा रही थी। वो पिछली रात से ही वहां पर थी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, हवेली के अंदर एक आलीशान कमरे में उसकी आवाज आई। उस कमरे के बेड पर एक आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। उसने अपनी मस्कुलर बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर कुछ नहीं पहना हुआ था और नीचे वाला हिस्सा कंबल से ढका हुआ था। सुबह का वक्त होने की वजह से सूरज की पहली किरण जब उस कमरे की बालकनी से बेड पर लेटे हुए उसे लंबे चौड़े इंसान के गेहुआ रंग वाले खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुली। उसने अभी पूरी आंख खोली भी नहीं थी कि इतने में किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और एक आवाज आई, ठाकुर मालिक साहब उठिए। 2-3 बार ऐसी ही आवाज आने पर वो आदमी उठा और सीधा दरवाजा खोलकर अपने सामने खड़ी नौकर को देखते हुए बोला, कहाँ है वह? नौकर ने जवाब देते हुए कहा, वो हॉल में है। उस आदमी ने गाने बजाने की आवाज सुनकर गुस्से में कहा, उन लोगों को बोलो जश्न तब मनाया जाता है जब जीत हाथ लगे, हार का जश्न नहीं, मातम मानते हैं। उनके पास 5 मिनट है। उन लड़कियों को और नाच गाने वालों को वापस भेजें, नहीं तो मातम उनके घर पर मनेगा, जब सबकी लाश उनके आंगन में पड़ी होगी। वो नौकर सिर हिलाकर डरते हुए वहां से गार्डन की तरफ चला गया। जैसे ही उसने वहां जाकर उन लोगों को देखते हुए संदेश दिया, वो सब के सब डर के मारे गाने वालों और चंदा समेत बाकी लोगों को वहां से भेज दिया। उन लोगों का ऐसा रवैया देखकर चंदा ने मन में कहा, प्रलय राणावत इतने सालों बाद विदेश से वापस आए हैं, पर अभी तक रहन सहन नहीं बदला, आज भी उतनी ही कठोर है। छोड़ो, हमें क्या लेना देना, वापस जाकर मुझे श्रेष्ठ से भी मिलना है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। वो ऐसे सोच विचार करके वहां से अपने बाकी के साथियों के साथ वहां से चली गई। इधर वह आदमी जब हॉल में आया तो वहां पर वही ट्रक ड्राइवर खड़ा हुआ था जिसने श्रेष्ठ की गाड़ी को टक्कर मारी थी। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसको काफी चोटें आई थी, जिससे पता चल रहा था कि उसको मारा पीटा गया है। वह आदमी प्रलय के पैरों में गिरकर उससे अपनी जान की दुहाई मांगते हुए बोला, ठाकुर मलिक, हमको माफ कर दीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे, इस बार वो लड़की नहीं बचेगी। और फिर से कोशिश करने के लिए तुम नहीं बचोगे, क्योंकि प्रलय राणावत किसी भी काम को करने का सिर्फ एक मौका देता है। अगर सफल हुए तो ईरान और अगर असफल हुए तो सजा, प्रलय ने सामने से जवाब दिया। तभी उसका एक आदमी हाथ में डीजल लेकर वहां आया, जिसे देखकर ट्रक वाला आदमी डर के मारे बोला, नहीं ठाकुर सा, ऐसा मत कीजिएगा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे लड़की को मार दूंगा, वो लड़की जिंदा नहीं बचेगी, बस एक मौका और दे दीजिए। 5 साल पहले उसे लड़की को उसके माँ बाप के साथ ही मार देता तो आज हम यहाँ नहीं होते और तुम्हारे जैसे आदमी का चेहरा नहीं देखना पड़ता।
तुमने एक आखिरी मौका खो दिया है। अब नर्क में जाकर भगवान से मौका मांगना कि वह फिर से तुम्हें हमारी जिंदगी में ना लेकर आए। इतना बोलकर प्रलय ने अपने आदमी को उसके ऊपर तेल छिड़कने के लिए कहा। ट्रक ड्राइवर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन प्रलय को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। जब तेल से वो आदमी पूरी तरह लथपथ हो गया तो प्रलय ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, मुझे चलता हुआ बदन बहुत पसंद है। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसको ट्रक ड्राइवर के ऊपर फेंक दिया। उस ड्राइवर की चीख उस हवेली में गूंजने लगी। बीकानेर की एक हवेली। वह आदमी जब हॉल में आया तो वहां पर वही ट्रक ड्राइवर खड़ा हुआ था जिसने श्रेष्ठ की गाड़ी को टक्कर मारी थी। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसको काफी छोटे आई थी, जिससे पता चल रहा था कि उसको मारा पीटा गया है। वह आदमी प्रलय के पैरों में गिरकर उससे अपनी जान की दुहाई मांगते हुए बोला, ठाकुर मलिक सा, हमको माफ कर दीजिए। हम फिर से कोशिश करेंगे। इस बार वो लड़की नहीं बचेगी। और फिर से कोशिश करने के लिए तुम नहीं बचोगे, क्योंकि प्रलय राणावत किसी भी काम को करने का सिर्फ एक मौका देता है। अगर सफल हुए तो ईरान और अगर असफल हुए तो सजा। प्रलय ने सामने से जवाब दिया। तभी उसका एक आदमी हाथ में डीजल लेकर वहां आया, जिसे देखकर ट्रक वाला आदमी डर के मारे बोला, नहीं ठाकुर सा, ऐसा मत कीजिएगा। मुझे एक मौका दीजिए। मैं उसे लड़की को मार दूंगा। वो लड़की जिंदा नहीं बचेगी। बस एक मौका और दे दीजिए। 5 साल पहले उस लड़की को उसके माँ बाप के साथ ही मार देता तो आज हम यहाँ नहीं होते और तुम्हारे जैसे आदमी का चेहरा नहीं देखना पड़ता। तुमने एक आखिरी मौका खो दिया है। अब नर्क में जाकर भगवान से मौका मांगना कि वो फिर से तुम्हें हमारी जिंदगी में ना लेकर आए। इतना बोलकर प्रलय ने अपने आदमी को उसके ऊपर तेल छिड़कने के लिए कहा। ट्रक ड्राइवर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन प्रलय को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। जब तेल से वो आदमी पूरी तरह लथपथ हो गया तो प्रलय ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, मुझे चलता हुआ बदन बहुत पसंद है। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसको ट्रक ड्राइवर के ऊपर फेंक दिया। उस ड्राइवर की चीख उस हवेली में गूंजने लगी। ट्रक ड्राइवर की हालत देखकर उसके बाकी आदमी भी डर से कांपने लगे। उन सब को देखते हुए प्रलय ने वार्निंग देते हुए कहा, इससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक मौत तुम लोगों को मिलेगी अगर उस लड़की को मारने में तुम लोगों से कोई चूक हो गई। ये बोलकर वो वहां से वापस अपने कमरे में चला गया। गौरव महल। दोपहर का समय। इधर दूसरी तरफ श्रेष्ठ अलमारी को लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर अपने बाकी भाइयों की तरह ऑफिस चला गया था। अब घर में बस औरतें ही बची हुई थी। कस्तूरी भी उनके साथ ही थी, इसलिए वह सब डाइनिंग एरिया में बैठकर दोपहर खाना खा रही थी। कस्तूरी को इस घर में 3 दिन हो चुके थे। संध्या 5वां दिन बीतने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कस्तूरी खाना खत्म करने वाली थी, जिसे देखकर सुनंदा ने कहा, बिंदिनी खाना खा लिया हो तो कमरे में जाकर आराम कर लो। संध्या ने उसको देखते हुए कहा, जब से ये इस घर में आई है तब से आराम ही कर रही है। उसकी बात सुनकर कस्तूरी का चेहरा उतर गया और जिसे देखकर संध्या के अलावा बाकी औरतों को उसके लिए बुरा लग रहा था। बिंदनी 3 दिन हो गए तुझे इस घर में, पर तूने तिनका उठाकर जहां से वहां तक नहीं रखा। हमने माना कि तुम्हारी सुहागरात और पहली रसोई की रस्म नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम घर के काम में हाथ भी नहीं बटाओगी। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हो। कान खोलकर सुन ले, आज घर में दोपहर के खाने जितने भी जूठे बर्तन हैं सब तुम साफ करोगी, वो भी अकेली। संध्या कस्तूरी को देखते हुए सख्ती से बोली। उसकी बात सुनकर पारुल उसको समझाते हुए बोली, अरे जीजी, इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप इसे घर के बर्तन धुलवाना चाहती हो। संध्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेहंदी इसके लगी ही कहाँ है जो उतरने की बात कर रही हो तुम। हमारे बेटे के नाम की मेहंदी इसकी बहन ने लगाई गई थी, इस छोरी ने नहीं लगाई, इसलिए अब इसको ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। चुपचाप काम करने दो, वरना ये तिनका भी उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रखेगी। सारी उम्र हम लोगों को अपना नौकर बनाकर रखेगी। हम ऐसे नहीं है। कस्तूरी ने बोलने की कोशिश की,
तो संध्या उसे पर बिगड़ते हुए बोली, देखा जुबान कैसे चल रही है इसकी हमारे सामने। संध्या अपना खाना खत्म करके अपनी जगह से उठते हुए सब औरतों से बोली, बर्तन साफ करने में बिंदनी की मदद तुम लोगों में से कोई नहीं करेगा, समझ गई सब। वो इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं बाकी औरतें मायूस होकर कस्तूरी को देखने लगी। सुनंदा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बिंदनी चिंता मत कर, हम तुम्हारी कर देंगे, तू अपने कमरे में जा। नहीं, हम कर लेंगे, ये हमारा काम है और हमें ही करना चाहिए, हमें अपना काम खुद से करना पसंद है, कस्तूरी ने यह जवाब देते हुए कहा। तो सबके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। नंदिनी उसका सिर सहलाते हुए बोली, बहुत ही प्यारी और समझदार हो तुम बिंदिनी। कस्तूरी को घर के पिछवाड़े में बने हुए कुएं पर घर में जितने भी जूठे बर्तन थे सब साफ करने थे, इसलिए सबने उन सबको वहां पर इकट्ठा कर दिया। घर की औरतें उसकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन संध्या की वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। ऊपर से कस्तूरी ने भी उन सब की मदद लेने से मना कर दिया था। वह अकेली घर के पिछवाड़े में धूप में काम कर रही थी। जीटी पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके ऑफिस में श्रेष्ठ, शाश्वत और वल्लभ तीनों श्रेष्ठ के साथ उसके केबिन में मौजूद थे। श्रेष्ठ लैपटॉप को खोलकर उसमें कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता बादल छाए हुए थे। उसके सामने शाश्वत खड़ा हुआ था, उसके पास ही वल्लभ भी खड़ा हुआ था। वल्लभ ने श्रेष्ठ को समझाते हुए कहा, ठाकुर साहब वो ट्रक चोरी का था, हमने पता किया है, उसे बिहार से चोरी किया गया था। उसके मालिक का पता किया तो वह 3 साल पहले ही मर चुका है, उसकी मौत के बाद ही यह ट्रक चोरी हुआ था। श्रेष्ठ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर उसकी ट्रक की डिटेल देख रहा था जिसने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। शाश्वत ने वल्लभ की बात सुनकर श्रेष्ठ से कहा, वल्लभ भाई सा की बात से स्पष्ट होवे से कि यो काम राजावत का तो बिल्कुल भी कोनी हो सके से। हाँ, यो काम राजावत का कोनी से जरूर वाने अपने किसी दोस्त बंधु से मदद ली से, पर अगर वाने अपने दोस्त बंधु से मदद ली थी तो फिर संकेत हम पर हमला करने के लिए क्यों आया था। श्रेष्ठ ने कुछ सोचते हुए असमंजस में जब ये कहा तो शाश्वत और वल्लभ दोनों हैरान हो गए। वल्लभ ने थोड़ा चिंता करते हुए सवाल किया, संकेत आप पर हमला करने के लिए आया था, ये कब हुआ और आपने इस बारे में हमको बताया क्यों नहीं। शाश्वत ने वल्लभ की बात पूरी करते हुए कहा। श्रेष्ठ एक गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या बताता, वा ने अचानक हमला किया, लेकिन अब वो हमारी गिरफ्त में है। वो आपकी गिरफ्त में है, कैसे? शाश्वत ने सवाल किया। तो श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, कल रात वो महारे को मारने आया था, पर मैंने वाह को अपने कमरे की अलमारी में बंद दिया और जे के बारे तुम दोनों के अलावा कोई को नहीं जानता। उसकी बात सुनकर वल्लभ और शाश्वत दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वल्लभ थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, ठाकुर सा हो आपकी अलमारी में बंद है और आप बेफिक्रे से बोल रहे हैं, अगर वो वहां से छूट गया तो उनको देख लिया और उसने उन पर हमला किया तो भाई सा घर में बवाल हो जाएगा, अगर संकेत को किसी ने देख लिया। शाश्वत हड़बड़ा कर बोला, जिस पर श्रेष्ठ ने उसको और वल्लभ को शांत करते हुए कहा, ऐसो कुछ को नहीं होगा, वो अलमारी में बंद से और आप हम घर जाकर उसको हमारे बेसमेंट में शिफ्ट करने वाले से। हम लोग ऑफिस का काम जल्दी से खत्म करके घर पहुंच जाना, क्योंकि हम संकट से पूछताछ करनी है और कथन को भी इस बारे में बता देना। ठीक है भाई साहब, जाइए, शाश्वत ने जवाब देते हुए कहा। तो श्रेष्ठ लैपटॉप बंद करके वहां से चला गया। इधर गौरव महल में मासूम कस्तूरी अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े बर्तन साफ कर रही थी, जिसको कभी भी उसकी दादी ने घर का काम करने के लिए नहीं कहा था। आज उसको इतने बड़े महल का काम करना पड़ रहा था। वह काफी थक चुकी थी, गर्मी की वजह से उसको प्यास लगी थी, उसका गला सूख रहा था। वो पानी के लिए उठने लगी कि तभी किसी ने उसके सामने पानी का गिलास किया। ये लो, पानी पी लो और खुद की प्यास बुझा लो। उसके कान में जब यह आवाज पड़ी तो कस्तूरी अपनी जगह से उठकर 2 कदम पीछे हट गई। उस इंसान को देखकर कस्तूरी ने अपनी कांपती हुई जुबान से कहा, निरंजन भाई सा क्या कर रहे हैं? भाई सा मत बोलो, ठाकुर सा बोलो, वैसे तुम्हारे मुंह से हमारा नाम भी बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम हमें निरंजन भी बोल सकती हो।
निरंजन उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला। कस्तूरी ने डरते हुए निरंजन से कहा, आप हमसे सी बता मत किया कीजिए, हम ऐसी लड़की नहीं है, हमसे दूर रहिए। अब शर्माना बंद करो हमसे, तुम्हारा पति तुम्हें वो सुख कभी नहीं देगा। जो सुख तुम डिजर्व करती हो वो तो तुम्हें अपने पैरों की जूती बनाकर रखेगा, और हम तुम्हें अपने दिल की रानी। ये बोलकर निरंजन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा कि कस्तूरी पीछे हटने लगी, और जैसे ही निरंजन ने झपटकर उसकी कलाई पकड़ी, कस्तूरी ने डर मारे पीछे ध्यान दिए बिना कदम लिया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस कारण वो निरंजन के साथ जमीन पर गिरी और वो भी उसके ऊपर, जिस कारण निरंजन खुश हो गया। उसने कस्तूरी की कमर पकड़कर कहा, मखमली चूहन। उसकी इस हरकत से कस्तूरी डर के मारे उसकी पकड़ छूट खड़ी हुई, तो अचानक से उसकी नज़र कुछ दूर खड़े श्रेष्ठ पर पड़ी। निरंजन घबरा गया था और उसने ऐसे ही घबराते कहा, श्रेष्ठ हम इसे पानी देने आए थे और ये हमारे साथ बदतमीजी कर लगी, अब हम क्या कहें। नहीं ऐसा नहीं है। कस्तूरी की ये बात सुनते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। श्रेष्ठ ने उसकी गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा था। निरंजन गंभीर था और कस्तूरी रो रही थी। इधर गौरव महल में मासूम कस्तूरी अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े बर्तन साफ कर रही थी, जिसको कभी भी उसकी दादी ने घर का काम करने के लिए नहीं कहा था। आज उसको इतने बड़े महल का काम करना पड़ रहा था। वह काफी थक चुकी थी, गर्मी की वजह से उसको प्यास लगी थी, उसका गला सूख रहा था। वो पानी के लिए उठने लगी कि तभी किसी ने उसके सामने पानी का गिलास किया। ये लो पानी पी लो और खुद की प्यास बुझा लो। उसके कान में जब यह आवाज पड़ी तो कस्तूरी अपनी जगह से उठकर 2 कदम पीछे हट गई। उस इंसान को देखकर कस्तूरी ने अपनी कांपती हुई जुबान से कहा, निरंजन भाई सा क्या कर रहे हैं? भाई सा मत बोलो, ठाकुर सा बोलो। वैसे तुम्हारे मुंह से हमारा नाम भी बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम हमें निरंजन भी बोल सकती हो। निरंजन उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला। कस्तूरी ने डरते हुए निरंजन से कहा, आप हमसे ऐसे बतव मत किया कीजिए, हम ऐसी लड़की नहीं है, हमसे दूर रहिए। अब शर्माना बंद करो हमसे, तुम्हारा पति तुम्हें वो सुख कभी नहीं देगा। जो सुख तुम डिजर्व करती हो वह तो तुम्हें अपने पैरों की जूती बनाकर रखेगा, और हम तुम्हें अपने दिल की रानी। ये बोलकर निरंजन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा कि कस्तूरी पीछे हटने लगी, और जैसे ही निरंजन ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ी, कस्तूरी ने डर मारे पीछे ध्यान दिए बिना कदम लिया, और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस कारण वो निरंजन के साथ जमीन पर गिरी, और वो भी उसके ऊपर, जिस कारण निरंजन खुश हो गया। उसने कस्तूरी की कमर पकड़कर कहा, मखमली चूहन। उसकी इस हरकत से कस्तूरी डर के मारे उसकी पकड़ छूट खड़ी हुई, तो अचानक से उसकी नज़र कुछ दूर खड़े श्रेष्ठ पर पड़ी। निरंजन घबरा गया था और उसने ऐसे ही घबराते कहा, श्रेष्ठ हम इसे पानी देने आए थे और ये हमारे साथ बदतमीजी कर लगी, अब हम क्या कहें। नहीं ऐसा नहीं है। कस्तूरी की ये बात सुनते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा। श्रेष्ठ ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा था। निरंजन गंभीर था और कस्तूरी रो रही थी। श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, चल अट्ठे से। उनको जाते हुए देखकर निरंजन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, बच गया। मुझे तो लगा था कि आज श्रेष्ठ मुझे पकड़ ही लगा, अब पता नहीं वह अपनी पत्नी के साथ कैसे बिहेव करेगा, कहीं उसे ज्यादा ना मार दे, उसको चोट पहुंची तो उसका रूप खराब हो जाएगा। इतना बोलकर वह थोड़ा हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ श्रेष्ठ के पीछे पीछे कस्तूरी सर झुकाकर चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और नाक से खून, जो कि श्रेष्ठ को दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे में आते ही उसको गुस्से में छोड़ा और उस पर बिगड़ने लगा। थारे पास दिमाग कोनी से, कहे क्या कर रही थी तू? कस्तूरी ने रोते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया। अचानक से श्रेष्ठ का ध्यान उसकी नथ पर चला गया। उसकी नाथ उसके नाक में लगी थी, जिस कारण उसकी नाक से खून बह रहा था। श्रेष्ठ की नजर उसके होठों पर आए हुए खून पर गई, तो वह उसकी ठुड्डी पर हाथ रखकर हड़बड़ाते हुए बोला, थारे नाक से खून निकल रहा से, अट्ठे बैठ।
उसने कस्तूरी को अपने पास बेड पर बैठाया और अपनी शर्ट की आस्तीन से उसका खून साफ करने लगा। कस्तूरी बस रोए जा रही थी और जब श्रेष्ठ ने उसको छुआ तो वह दर्द से कराहने लगी और बोली, हमें दर्द हो रहा है, मत छुइए इसको। मासूम सी कस्तूरी को देखकर श्रेष्ठ के हाव भाव बदल चुके थे। अभी अभी जो गुस्सा उसके चेहरे और जुबान पर था वह हवा हो चुका था। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, उसके नाक बह रहे खून को साफ करने लगा। उसने थोड़े गुस्से में कहा, तू बावली से एक नथ ना उतार सकसे और महारे को हाथ लगाने नहीं देवे से तू कब तक या को पहने रखेगी। कस्तूरी ने श्रेष्ठ का हाथ झटकते हुए कहा, ये चोट नथ की वजह से नहीं आए, आपकी वजह से आए है। आपने हमारी बात सुने बिना हम पर हाथ उठाया है। देख अब थारी जुबान चल रही से। वाह के सामने जुबान की जगह हाथ ना चल सकती थी। निरंजन भाई सा थारे साथ पिछले 3 दिनों से बदतमीजी कर रहे से, तू बा बदतमीजी को चुपचाप सह रही से। जा को देख कर महारे को गुस्सा आया और मने थारे पर हाथ उठा दिया। श्रेष्ठ गुस्से में बोला। उसकी यह बात सुनकर कस्तूरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी तरफ देखकर वह हैरानी से बोली, आपको अपने भाई के बारे में पता है? श्रेष्ठ ने एक गहरी सांस ली और जवाब देते हुए कहा, हाँ महारे को पता से कि वह ऐसी हरकतें करे से, पर हम कुसुम भाभी सा की वजह से कुछ ना बोल पाते। वह अपने पति का ऐसा चेहरा सबके सामने नहीं लाना चाहे से। अगर ताउसा के सामने वा का चेहरा आ गया ना तो वह उसको कई सजा देंगे, महारे से अच्छी तरह कोई ना जाने से। श्रेष्ठ ने कस्तूरी का खून साफ करते हुए जब कस्तूरी के होठों को छुआ तो उसकी धड़कन अचानक से तेज हो गई। वही कस्तूरी का भी यही हाल था। बेशर्मी की हद होती है। सारा काम छोड़कर तू जहां कमरे में क्या कर रही है? संध्या अंदर आते हुए गुस्से में बोली तो कस्तूरी झट से खड़ी हुई और पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया। श्रेष्ठ ने संध्या को देखते हुए सवाल किया, कि हुआ ताईसा? कि तुम्हारी लुगाई को घर का काम करने के लिए कहा था तो यह महारानी यहाँ पर आकर क्या कर रही है? संध्या ने गुस्से में कहा। श्रेष्ठ ने झट से जवाब दिया, तबीयत खराब से, जे को आराम करना से, आप नौकर से काम कर लीजिए। नई शादी हुई माने अपनी लुगाई को प्यार करना से, तो आगे से दरवाजा खटखटाते हुए आइएगा। क्या? संध्या चौंक गई। क्या श्रेष्ठ और कस्तूरी का रिश्ता सुधर रहा है? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।